प्रणाम अपर्णा जी। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत लंबे समय के बाद हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। आपके साथ सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट हमने लास्ट ईयर किया था, जिसके इतने सारे इतने अच्छे रिव्यूज आए थे। और आपका समझाने का तरीका, आपका बात को कहने का तरीका, एक संस्कृत के इतने बड़े प्रोफेसर होने के बाद भी बहुत ही ऐसा है कि आम भाषा में लोगों को समझने में बहुत आसानी होती है। तो आज जो आपका टॉपिक है और जो बुक है, ढोल शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, वो उस किताब में आपने जो चैप्टर लिखा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आप हमें समझाइए कि आपकी तो पूरी बहुत साल की रिसर्च है, लेकिन मैं वो चीज़ें जानना चाहूँगी जो समाज में प्रचलित हैं, जिनकी वजह से लोग बुरा मानते हैं जिनको, और ऐसी चीज़ें जो शूद्र के बारे में हैं। तो शूद्र क्या है सबसे पहले तो, और शूद्र कहाँ से है, वो सारी चर्चाएं, और जो भी कुछ आप हमारा ज्ञानवर्धन करना चाहें। आप तो समझाती ही इतनी अच्छी तरह से हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही अच्छा लग जाता है पॉडकास्ट देखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्ते आदि गुरु जी। सबसे पहले तो जो आपने बात रखी है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो या ये सब ताड़ना के अधिकारी ऐसा करके भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारी अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं अलग अलग रामचरितमानस में। जी। तो ये आपने, मैं पुस्तक आपको दिखाना चाह रही थी यहाँ पर। जी। और इसमें ही ये जो ये अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। हम्म। और जो इसके मुख्य रूप से चीफ एडिटर हैं वो है प्रोफेसर बलराम सिंह जी। तो उन्होंने, उनका ये विजन रहा, क्योंकि वो खुद अयोध्या प्रांत के हैं और वहां के ही पास के गांव से वो बिलोंग करते हैं। तो जी। उन्होंने बचपन से ही राम, रामायण, रामचरितमानस, इस तरह के जो कथन कह लीजिए, कहानियां कह लीजिए, चरित्र में इन सब बातों को ढालने की बात कर लीजिए, तो ये वो बचपन से ही सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, और कुछ कुछ वो वैसे है भी, हम कह सकते हैं। तो उन्होंने ये जो उन्हीं का ये सोच है कि ये इस तरह से क्यों कहा गया है। जो चौपाई है रामचरितमानस हाँ। में, जो तुलसीदास जी ने जब ये रामचरितमानस को कहा, तो ये उनसे ही हमें पता चला कि उन्होंने 75 वर्ष की आयु में इस बात को रखा है, जी। इस आई मीन रामचरितमानस को रखा है। वो पहले भी रख सकते थे, जैसे हम लोगों का यंग स्कॉलर्स का होता है मन, कि आज हमारी एक किताब आ रही है फिर दूसरी आ रही है। पर नहीं, तो उन्होंने समाज का अच्छी तरह से अध्ययन कर कर, उसको समझ कर, अपने चरित्र में उतार कर, तब इस ग्रंथ का निर्माण किया जिसे हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। अब उसमें जो ये चौपाई आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी जी। सब ताड़न के अधिकारी। अब ऐसा सुनते के साथ ही, हम दोनों यहाँ नारियां बैठी हैं, और बहुत सारे वर्ग और भी हमें दिखते हैं। कोई प्रजा वर्ग है जो हम जिसे शूद्र कहते हैं, या जैसे और जो, अब ढोल भी कहे, ढोल तो खुद तो नहीं कहेगा, नॉन लिविंग है, लेकिन स्टिल म्यूजिक तो वो भी देता है। वो कहेगा मैं पीटने का अधिकारी हूँ। ऐसी पशु को भी हम हाँकते हैं, तो क्या हाँ। पशु भी ऐसी, और ऐसी गांव का जो गवार, मतलब गवार का मतलब अगर हम कहें कि वो ग्रामीण आदमी। गांव से बिलोंगिंग है, तो चलो भाई मार लो। ऐसी हाँ। ऐसी सोच रखकर समाज में विसंगति उत्पन्न हो, विरोध उत्पन्न हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ये तो नहीं मैं सोच सकती कि रामचरितमानस लिखने का उनका ये ध्येय रहा उद्देश्य रहा होगा, होगा, हाँ। है ना। यहाँ से मैं जोड़ना चाहती हूँ इस बात को कि उनके उद्देश्य की खोज हमें करनी चाहिए। हाँ। आखिर उन्होंने ऐसा क्या सोचा, या ये तीनों को ही क्यों बताया, हाँ। और इसमें छिपा हुआ ये ताड़न शब्द है जो है, वो किसका वाचक है। हाँ। तो ये मेरा यहाँ जो, क्योंकि और हमारे विभिन्न इसमें ऑथर्स हैं इस बुक में, चीफ एडिटर प्रोफेसर बलराम जी हैं जैसे मैंने बताया, उसके बाद डिफरेंट ऑथर्स हैं, तो वो अपने अपने चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन जो मेरा चैप्टर है वो मुख्य रूप से शूद्र पर है, जिसका नाम है सहज शूद्र वर्ण की अंतर्निहित जटिलता का समाधानिक विश्लेषण। हाँ। तो मतलब जो हम शूद्र कहने में, जिसको हम ऐसे ही समझते हैं तुच्छ सा प्राणी होगा, छोटा सा है, नीच होगा, ऐसा करके जो हमारी बात होती है, सोचती है, लेकिन उसके अंदर कितना जटिल उसका भाव है, उसको समझना। शूद्र अपने आप में कितना जटिल एक, जैसे हमने किसी को अगर हम कह देते हैं ये एक्ट्रेस है, तो हाँ। एक्टर बनना अपने आप में कितना मुश्किल है, उसको हाँ। कितनी अपने ऊपर ग्रूमिंग करनी पड़ती है, लैंग्वेज ओरिएंटेशन ठीक करना पड़ता बहुत है, कुछ सीखना पड़ता है। बहुत कुछ सीखना हाँ। पड़ता है, और फिर वो भावों को अपने अंदर लाकर तब हाँ। जाके वो एक्टिंग कर सकते हैं। हाँ। तो इसी तरह से कैटेगरिकली आपने किसी को शूद्र अगर असाइन कर दिया है, लेट्स सपोज,
तो उसके अंदर लेकिन जटिल भाव तो समझिए कि उसके हाँ। अंदर है क्या, वो कितना अंदर से गंभीर है। तो उसी गंभीरता का विश्लेषण हमने यहाँ पर अपने इस पुस्तक में किया है। एक चैप्टर है इसमें। तो अब धीरे धीरे आपसे बातचीत के दौरान देखते हैं कि क्या कहाँ तक हम इसको आप तक समझा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना शूद्र शब्द का अर्थ ही समझ लेते हैं। शूद्र का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब, सब लोग ऐसे बोलते हैं जैसे समाज में बोला जाता है ब्रह्मा जी के कहाँ के पैर से निकला था इसलिए शूद्र है। और फिर मतलब शूद्र क्या क्या माने हम या समाज की जो व्यवस्था है उस हिसाब से समझ लें कि शूद्र क्या है, या जो सरकार ने निरक्षण दे रखे हैं, अब आरक्षण दे रखे हैं, सॉरी, वो जितना रिजर्वेशन सिस्टम चलता है, पॉलिटिकल ड्रामा है वो भी एक है ना, कि आप मेरिटोक्रेसी की जगह एक आरक्षण दे रहे हो। तो आरक्षण आपने दिया ये सोच कर के वो प्रजाति पिछड़ी थी या दबी थी या कोई परेशानी थी वहाँ पर, तो ठीक है कुछ साल समझ में आता है, लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन पैदा होने से वो अधिकार आ गया, वो कैसे होता है? तो मतलब क्या आपने है कई शूद्र? कई सारे प्रश्नों को आपने एक साथ रखा है। मुझे लगता है इसमें से पहले हमें ये देखना चाहिए कि शूद्र शुरू कहाँ से हुआ। हाँ। ये जो शब्द ही हमें कहाँ पर मिलता है, और ये हमें इसको हम किस रूप में देख सकते हैं, हाँ। है ना? तो अगर मैं इसको वेद, क्योंकि हम हर चीज का आधार वेदों में ढूंढते हैं और मैं खुद वेद को ही का ही पठन पाठन करती हूँ, तो हम उसी विचारधारा को अगर आगे लेकर चलते हैं, तो आपने पहले तो ये जाना होगा कि बहुत ही लोकप्रिय हमें मिलता है उपनिषदों में से, एको अहम बहुश्यामि, एक मैं बहुत हो जाऊं, हाँ। है ना? तो अब वो जब बहुत हो जाऊं, जब अब मतलब एक वही है, अगर हम ईश्वर या वो सुप्रीम एंटिटी या डिवाइन या ब्रह्म, जिसको भी जिस रूप में भी हम मानते हैं अपने अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग, अगर वो ही एक है हाँ। और उसी ने अपना सब कुछ फैलाव किया है लिविंग बीइंग्स में, तो यहाँ तो पहली बात तो कैटेगरी की तो बात आती ही नहीं, छोटे बड़े की बात भी नहीं आती, क्योंकि उसी के तो भाव हैं सारे, उसी के अंग हैं। अब हो सकता है कोई अंग बहुत तेज हो, कोई अंग थोड़ा हल्का हो। हमारे भी ऑर्गन्स ऐसे ही काम करते हैं। आप ये देखिए ना, जिस समय मेरा ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं लिखने पढ़ने के काम में हूँ, तो मैं साथ के साथ नाच नहीं रही हूँ, हाँ। या मैं खा नहीं रही हूँ, उस टाइम मेरा ब्रेन ही काम कर रहा है। हाँ। तो इसी तरह से, लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरा इस टाइम वो वाला भाव कम है और ब्रेन ही मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ऐसा नहीं हो तो पैर सकता। नहीं हम चाहिए किसी को, हाथ नहीं चाहिए किसी को। हाँ जी, वो तो सब कुछ चाहिए। हाँ। तो उन्हीं बातों को अगर हम देखें, इसी चीज को, एक हमारे पास ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, माना जाता है कि वो समाज का दर्पण है, समाज को बताने वाला है ना? तो उस ऋग्वेद के एक मंत्र को यदि हम यहाँ रखें, तो वहां से हम इसको कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि सबसे पहले वहीं शूद्र हमें दिखा, शूद्र वर्ड भी दिखा, और शूद्र के विषय में जो एक संकल्पना है वो नजर आती है। वो है ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, बाहु राजन्य कृतः, ऊरु तदस्य यद वैश्य, पदभ्याम शूद्रो अजायत। कि जो एक हमने कल्पना की है, जो ईश्वर है, जो मेन ब्रह्म है, वो डिवाइन एंटिटी का जो सिर है, जो मुख है, वो तो ब्राह्मण हो गया, और जो क्षत्रिय है वो उसकी बाजुएं हो गई, और जो बिजनेस कम्युनिटी कह लीजिए या वैश्य जिसको हम बोलते हैं, वो जो है वो थाइज हो गई, और जो पैर हैं वो शूद्र हो गए। अब जब ऐसा पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा वर्ण, कास्ट, जाति, ऐसे ऐसे भेदभाव कहकर, और इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आज भी फैला हुआ है, जो इस बात को नहीं समझते। तभी तो कोई रामचरितमानस जला रहा है, तो कोई ये इस मंत्र को आधार बनाकर कुछ कुछ बात कह रहा है। लेकिन अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब हम, मतलब जो हमारा एक तरह से जब काम करने का या सोच विचार का जो टाइम वो है, उसको उन्होंने ब्राह्मण नाम से कह दिया। जो हमारा बाजूबल का जिस समय वो बात है, वो क्षत्रिय हो गया। और इसी तरह वो जब हम अपने पारिवारिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था या देश के प्रति अपना लगाना चाहते हैं कि नहीं, हम सर्विस उस तरह से दे रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक गेन वगैरह है, तो वो हमारा वैश्य हो गया उस समय। और उसके बाद पैर, तो आपको मैंने जैसे पहले बताया, अभी मैं पैर पे इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे दो मुहावरे भी रखना चाहती हूँ यहाँ पर। एक हम कहते हैं ना, मुंह की खाना, हाँ। उसका क्या मतलब है? हाँ।
हाँ, मुंह की खाना मतलब उल्टे गिरना, गिर पड़ना या लेकिन वो कुछ क्यों, ऐसा। हाँ। ये क्यों? हाँ। ये हमारी प्रोफेसर बलराम सिंह सर का ही ये एक वो इस तरह के वो साइंटिस्ट हैं। हाँ। तो जब हम ये इस पुस्तक पे काम कर रहे थे, मैं तो क्योंकि वेद की हूँ, मैं तो अपना लेके बैठ गई कि सर पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है, तो क्या माने इसको। तो सर ने मुझे सीधा ये मुहावरा ही मेरे सामने रखा हम्म। कि मुंह की खाना का आप क्या मतलब लेंगे। तो मैंने फिर हमें समझ आया कि मुंह की खाना जो मुंह के बल गिरे, हाँ। तो मुंह के बल वही गिरता है जिसके पैर सुदृढ़ नहीं है। हाँ। है ना? हाँ। तो जिसके पैर, अब आप सोचिए, मैं कहूँ कि मेरे बॉडी में ये तो मेरा ब्रेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थाइज भी मुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन पैर नहीं चाहिए क्योंकि पैर तो ऐसे ही किससे है ना? पूछो, ऐसा पैर हो कटा सकता है देगा क्या? कोई मैं कोई। गिर ही जाऊंगी, मैं मुंह के बल ही गिरूंगी, हाँ। मेरा सारा ज्ञान भी निकल जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। हम्म। तो इसीलिए चारों चीजों की समाज में बहुत जरूरत है। चारों अपने अपने रूप में परिपूर्ण पूरक कहेंगे हम। और एक ही व्यक्ति जब वो बौद्धिक कार्य करता है तब वो ब्राह्मण बन जाता है हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हम तो चारों ही फंक्शन निभा रहे हैं पूरे दिन में। पूरे दिन में। बिल्कुल। हाँ। अभी हम दोनों यहाँ पर बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारी ये जॉब है, हमें इसके पैसे मिल रहे हैं, तो हाँ। तब हमारी बात अलग हो जाएगी। हाँ। तब हम इकोनॉमिक गेन करके अपने परिवार का पालन करने जाएंगे, तो इसलिए मैं वैश्य बन जाऊंगी। लेकिन अभी मेरे परिवार पे कोई समस्या आ जाए तो मेरे अंदर वो क्षत्रियत्व जाग जाएगा हाँ। और मैं आगे खड़ी होंगी, है ना? तो इसलिए चारों गुण, ये एक्चुअली गुण है, मैं यहाँ पर ये बात रखना चाह रही थी हाँ, ये कि ये गुण है। गुण है। हम्म। हाँ, तो इसको इस तरह से समझना चाहिए, ना कि उस तरह से समाज में विसंगत बातें फैलाकर उल्टा कुछ मतलब निकाल के वैसे नहीं सोचना चाहिए। तो चारों गुण हमारे अंदर ही छिपे हुए हैं। वो फर्क और पड़ता है कि आप ज्यादा किस पर बेस्ड हैं। हाँ। बौद्धिक कार्य ज्यादा करते हैं कि सिक्योरिटी वाले कार्य ज्यादा करते हैं या बिजनेस मेंटालिटी के हैं, वो अलग बात है। तो हाँ। वो एक चीज की तो प्रचुरता रहेगी, आपके अंदर एक चीज तो ज्यादा होगा ही होगा, हाँ। है ना? तो अब मैं इसको, जब मैं हम पैर से जोड़ते हैं शूद्रों को, तो शूद्रों की उत्पत्ति जो पुरुष सूक्त में जो मेन ब्रह्म जो है, प्रजापति कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, उनके पैरों से बताई गई है। तो इसका मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समाज के बाकी सभी जो वर्ण हमने बनाए हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन सब के लिए और इवन सब पूरे समाज के लिए फाउंडेशन के रूप में है। हाँ, चलाएंगे वो उनको। चलाएंगे, हाँ। है ना? इसीलिए उसे फाउंडेशन माना गया है, तो हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ। इसीलिए हमारे को उनको वो स्थिरता प्रदान करते हैं। हाँ। ये इसको समझ सकते हैं। अब जब यहाँ पर कभी हमारे बात होती है कि ये बहुत छोटा है, तुच्छ है, हीन है, जैसे अभी आप बात भी कर रहे, पूछ भी रहे थे कि मेरिट के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए, ना कि आई मीन रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। वो तो हम ही मानते हैं क्योंकि हमने क्या किया आज के मॉडर्न एज में, या जब भी हम पे ये सब आक्रमण वगैरह ये सब चीजें हुई, तो शायद ये सब हमारे अंदर भर दिया गया। हमने ये मान लिया कि हमने ये तो माना नहीं कि हमारे अंदर कुछ है जिसके कारण हम समाज को फाउंडेशन प्रदान करते हैं। हमें ये बता दिया आप छोटे हो, अब हम छोटे हैं तो फिर हम ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, नहीं नहीं हमें रिजर्वेशन दे दो, है ना? हमारे अंदर क्या कला थी, क्या कुशलता थी, वो भूल गए। हाँ। हमारे अंदर क्वालिटी है कि हम पूरे समाज को दृढ़ता पूर्वक धारण कर सकते हैं, हाँ। लेकिन हम वो बात भूल गए। जबकि जबकि ये जितना, अगर हम मान लीजिए छोटा भी समझते हैं, तो आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि देखिए एटम जो है, साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारा ये काम वैज्ञानिक प्रोफेसर सिंह के साथ है, तो काफी विचारधारा साइंटिफिक भी हमारे दिमाग में उनसे आई है कि जब हम सबसे छोटा जो है वो एटम कहलाता है, हाँ। जिसे परमाणु कहते हैं। अब उसकी शक्ति से ही, परमाणु ऊर्जा से ही सूर्य विद्यमान है, हाँ, सभी और परमाणु, हाँ जी, और परमाणु ऊर्जा से ही एटम बम जैसी बड़ी विशालकाय चीजें भी बनी हैं जिसको कोई यूज नहीं करना चाहता, ठीक है? लेकिन वही एटम मिल मिल के मॉलिक्यूल में और बाद में कंपाउंड में बनता है, बदलता है। तो आप ये देखिए, कोई कंपाउंड के गुणगान नहीं कर रहा, हाँ। कोई मॉलिक्यूल के गुणगान नहीं कर रहा। जब मॉलिक्यूल या बहुत ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके बॉम्ब बन रहा था, तो वो एटम बॉम्ब क्यों कह रहे हैं? उसको कह लेते मॉलिक्यूल बॉम्ब कह लेते, या कंपाउंड बॉम्ब कह लेते, नहीं कहते ना, क्योंकि उसमें शक्ति उस छोटे जीव एटम की की ही। है। तो इसलिए छोटे मानने की बात नहीं है। और ये मैंने इसलिए कहा कि अगर कोई छोटा कह भी रहा है तो उसको बुरा ना मान के उसको ये समझे कि हमारी शक्ति तो हमारे पास ही है, सिद्ध कीजिए ना अपने आप को। हाँ।
तो समाज में ये आया कहाँ से कि ये ऐसे इनको छोटा बना दो, दलित बना दो, और सारे दलित दलित शूद्र हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि ये प्रॉब्लम सीरियस थी और एग्जिस्ट करती थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि छुआछूत नहीं था, या इन लोग ये कुछ लोगों को शूद्र बोल के उनके साथ जाति और वो करने के नाम पर अन्याय नहीं हुआ। हुआ है, सच में हुआ है, और कहीं ना कहीं तो भारत में अभी भी होता है, बहुत जगह होता होगा, अभी भी मिल जाएगा। तो नहीं तो लोग कमेंट लिख के हमारे वीडियो के नीचे बता दें कहाँ कहाँ और क्या क्या चल रहा है, ये सब कुछ है ना। तो हम तो पूरा भारत नहीं घूमते हैं, एक बार में थोड़ी सी जगह में रहते हैं, उस जगह को जानते हैं, और कहाँ पे क्या क्या हो रहा है पूरे भारत के अंदर हर चीज़ हमें पता चलती नहीं है। तो लेकिन ये चीज़ विद्यमान तो करी ना समाज के अंदर। तो ये क्या, आपको क्या कोई हिस्टोरिकल कारण आपने देखा इस बात का कि ये इस वजह से शुरू हो गया ये सारा ड्रामा? देखिए, हिस्टोरिकल कारण तो मैं नहीं इतना मतलब कहाँ-कहाँ लड़ाई हुई या कैसे हुआ, ये सब तो शायद मैं इस पर ज़्यादा प्रकाश ना डाल पाऊँ, क्योंकि अच्छा। मैं खुद उसकी स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कई बार हमारी ही जब हम पढ़ रहे हैं, तो हमने जिस तरह से, अब जैसे यही है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब हाँ। ताड़न शब्द का अर्थ तो हमें किसी को पता नहीं है, जो कि मैं आगे अपने इस को रखूंगी। उसका अर्थ तो हमें पता नहीं है। अब हम सबने इसको रट लिया है कि वहां बताया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मिस इंटरप्रिटेट जब हम करते हैं हाँ। ग्रंथों के वचनों को, हम अवधी लैंग्वेज के ज्ञाता नहीं है, हमें से मतलब बहुत कम लोग हैं। अगर पूरे पॉपुलेशन को भी देखें, ग्लोबली देखें या जी। इंडिया में, फिर यूपी हाँ। में, अवधी लैंग्वेज को जानने वाले कितने लोग होंगे? इसका भी आपको जो है, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए होगा तो प्रोफेसर सिंह बता पाएंगे, क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज है ये। बट मैं तो खुद ही नहीं जानती थी। उन्होंने मुझसे पूछा जब हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, उन्होंने कहा ताड़न का मतलब पढ़ना। मैंने कहा सर, हमारे तो पंजाबी में तो मारने को भी ताड़न जैसे कह देते हैं, और या फिर कई बार हमें कोई ऐसे घूर के बहुत ज्यादा स्टेयर कर रहा हो तो हम उसको भी कह देते हैं, हमें ताड़ रहा है ऐसा करके। तो हम तो इतना ही जानते थे, इससे ज्यादा जानते हैं। तो ये अगेन वही बात है, जब हम किसी लैंग्वेज को नहीं जान रहे, है ना। अब जैसे ये मैंने जो ऋग्वेद का मंत्र रखा आपके सामने, संस्कृत पढ़ने वाले कितने लोग हैं? हाँ। वो तो यही कहेंगे, अरे पैर से शूद्र उत्पन्न है, ठीक है, पैर बराबर ही है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो हमें वो मिलते हैं। उसके बाद गीता में भी कुछ एक श्लोक है ऐसे, जो हम आगे चर्चा में रखेंगे, और इसी तरह आगे मनुस्मृति वगैरह में भी है, जिसको कि लोगों ने गलत समझ मतलब लिया। निकाल कर, हाँ, जिनके बारे में भ्रांति ज्ञान फैल चुका है, भ्रांति, इतना एग्जैक्टली। भयंकर भ्रांति ज्ञान फैल चुका है कि उससे सामाजिक व्यवस्था चेंज हो रही है और फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर। मतलब भ्रांति ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा पहुंच गई है। जो बताया बाल आता है, तो उसमें यही है, तो कहा गया है कि शूद्र जो पैर से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन वो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा जिस कॉन्टेक्स्ट में आज हम समझ रहे हैं। हाँ। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। हम कहेंगे हम रामायण फाड़ देंगे, हम ऋग्वेद फाड़ देंगे, हम जी रामचरितमानस फाड़ देंगे। क्यों फाड़ दोगे? जब तुम्हें आता नहीं तो फाड़ क्यों दोगे? उसका भाव तो समझो। फाड़ रहे हो तो इसीलिए इसका मतलब है कि आता ही नहीं है कोई भी आते ही नहीं किताब। है, तो हाँ। इसीलिए हमने इस पुस्तक को रखा, और आपके साथ भी हमने रखा, इस चर्चा को भी हमने इसलिए रखा कि ताकि इस बात को, जो इन तक तो ये पुस्तक पहुंच रही है, हाँ। वो इस बात को पढ़कर जाने, नहीं तो सुनकर भी इस बात को समझा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा जोड़ना चाहती थी कि अभी तक जो मैंने बात की वो तो उनकी उत्पत्ति से रिलेटेड बताया, हाँ। कि मेन जो ब्रह्म है, जिन्होंने अपने आप से डिजायर किया कि मैं बहुत हो जाऊं, उन्हीं का अंश है शूद्र, हाँ। कोई अलग से कुछ नहीं है। अब उसके अंदर जो है, अगर हम यहाँ पर एक चीज ये देखें कि शूद्र में, जब मैं कह रही हूँ कि वो फाउंडेशन रखते हैं समाज की, तो फाउंडेशन कौन रखता है? आप ये सोचिए, जिसके अंदर निर्माण कला हो, हाँ। है ना, जिसके अंदर कोई कुशलता हो, और जिसको हम कह सकते हैं क्रिएटिव टैलेंट हो, अपनी स्किल्स हो, जो कि आत्मनिर्भर हो सके, जिसको ऐसे कहीं जाना नहीं है कि नौकरी मांगने जा रहे हैं जी, कहीं यहाँ पर कुछ और करने जा रहे हैं, नहीं, उसके पास खुद ही ऐसा टैलेंट है जो कि समाज का आधार बन जाता है। हाँ। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ समाज को, अगर हम कहें कि जो धारण करने वाले हैं, जिनके कारण समाज चल रहा है, सोसाइटी किनके कारण चल रही है, हाँ। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ वो है, क्रिएटिव टैलेंट वाले लोग हैं, जिनके पास अपनी ही कुछ ऐसी खास बात है जिसके कारण पूरा समाज उन पर आधारित है।
तो अब वो जो, अगर हम इसको उसमें देखें, ग्रामीण परिवेश में और मॉडर्न परिवेश में। अब ग्रामीण परिवेश में कहने का मेरा मतलब है, गांव में आज भी ना प्रजा वर्ग कहा जाता है, हाँ जिसे हम प्रजा सिस्टम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो वो अभी भी रूरल एरियाज में चल रहा है इंडिया में। तो वो जो है उसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं जैसे कि कुम्हार, हाँ बढ़ई, लोहार, सुनहार, हाँ नाई, धोबी, ठीक है, ब्लैक स्मिथ और ये सब चैरिटर्स वगैरह, इवन शिकारी भी है, ये सब लोग आते हैं। हाँ ये अपने कला कौशल के आधार पर, इनके पास जो क्रिएटिविटी है उसके आधार पर आपको कुछ निर्माण करके देते हैं। हाँ हर कोई नहीं कर सकता। आप मुझे कह दीजिए कि अभी मटका बना दो, तो मैं नहीं बना सकती हूँ, हाँ भले ही यहाँ कितनी भी या सैलरी ले रहे खेती हो, कर कितना लो, भी कमाओ। खेती नहीं कर सकते हम लोग। हाँ जी, हाँ हाँ। मैं जो भी है मेरे पास उस जो क्रिएटिविटी होगी, लेकिन अपने लेवल की होगी, उनके वाले तो नहीं है। तो वो जो रूरल बैकग्राउंड में ये सबको प्रजा कहा जाता था, हम्म और प्रजा वर्ग जो है अपने आप में सक्षम है, अपने हाँ आप में पूरे समाज को धारण कर सकता है, और इन्हीं को ही कैटेगरिकली उसमें शूद्र बताया गया है, अच्छा जो हम वेद की बात कर रहे थे। अगर अब यही मॉडर्न एज में आ जाए, हाँ मॉडर्न एज में देखिए, जैसे कि मैं टीचर हूँ, हम्म ठीक है, कोई डॉक्टर है, हाँ हमारे पास अपने स्किल्स हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, डॉक्टर का अपना तरीका है पेशेंट से डील करने का, सर्जन का अपना है, लॉयर का अपना है। इसी तरह जितने भी प्रोफेशंस आप देख सकते हैं, सारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। हाँ वो प्राचीन, वो रूरल उस परिवेश में है और ये मॉडर्न उसमें है। हाँ तो अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो नहीं हूँ, हाँ अरे मेरे पास स्किल है, पढ़ाने का स्किल है, और मैं उससे समाज को धारण कर रही हूँ, बिल्कुल। मतलब उठा रही हूँ ऊपर की ओर, है हाँ ना। जैसे मैं आईटी में काम करके आईटी में उठा रहे हैं तो इसके लिए है वो। हाँ जी, हाँ हम जी। तो बोलते भी तो इसके वो लिए एक्चुअली अपनी इंडस्ट्री में। अच्छा देखिए, बौद्धिक काम तो कर ही रहे हैं, तो हाँ स्किल, आप अपना टैलेंट तो यूज कर ही रहे हैं ना। और हाँ देखिए, बुक में चाहे कुछ भी लिखा हो, हर बंदे का प्रेजेंट करने का, उसको समझने का, उसको लिखने का, बात को बताने का बाहर अलग अलग तरीका है। हाँ तो वहां उसकी अपनी पर्सनल स्किल्स आ जाती हैं, जी है ना। तो ये स्किल्स के आधार पे जो फाउंडेशन सोसाइटी की रख रहे हैं वो है शूद्र। हाँ तो इसीलिए हम सब भी, इवन आप भी, मैं भी, हम सभी सब हाँ इसमें सारे हैं। शूद्र हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने आप को अगर बहुत शॉर्ट में इसको समझना हो, तो हम सब ब्रह्म ब्रह्म से आए हैं, हाँ जिसको पुराणों में ब्रह्मा कह देते हैं। हाँ बाकी अन्य अन्य बिलीव्स में कोई भी ईश्वर कह दें, कोई किसी भी रूप में कह दें, हम वहां से आ रहे हैं। और जब आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल्स हैं और हमने अपने समाज को दृढ़ बनाने में हम हेल्पफुल हैं। अगर हम हट जाए, मान लीजिए सारे टीचर्स हट जाएं, हाँ समाज गिरेगा ना मुंह के बल, गिरेगा बिल्कुल। सारी टेक्नोलॉजी हटा दीजिए आज की डेट में तब भी गिरेगा। तब भी गिरेगा। सारे डॉक्टर से हटा दीजिए तो भी गिरेगा। वैद्य हटा दीजिए सारे, सब तो भी गिरेगा। कुछ भी हाँ, कोई तो सी बस भी इसी तरह से अप्लाई कोई सी करते भी इकाई चलिए। नहीं। हाँ पैर हैं, सारे सारे लोग पैर हैं एक्चुअली। कुछ भी हटाने से समाज गिरेगा। जी जी जी। हाँ तो इसीलिए आप ये देखिए कि ये सभी जब धारण किए हुए हैं, तो इसमें अब इसमें क्या छोटा और क्या बड़ा, हाँ कुछ है ही नहीं ना। ये कौन ऊंच नीच पता नहीं लाता कौन है, और हमें पढ़ाता भी कौन है, बताता भी कौन है, हाँ कहाँ से ये सब बातें आती हैं। हाँ तो एक और भी चीज है, अब इसमें जो मैंने प्रजा शब्द यूज किया था, ये प्रजा शब्द भी कोई मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। हाँ ये भी हमें यजुर्वेद की देन है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय संहिता है, उसकी मैंने शायद पहले कभी आपके साथ पॉडकास्ट हुआ है यजुर्वेद पे, तो मैंने शायद बात की थी कि उसमें कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। तो उसमें हाँ कृष्ण यजुर्वेद के अंदर तैत्तिरीय शाखा है। हम्म तो उसी में एक आता है, तस्मान मानव्य प्रजा उच्यते, उच्यन्ते। तो मतलब कि जितने भी मानव हैं वो सब प्रजा कहे जाते हैं। हाँ कितना क्लियर है, हाँ ठीक है ना। तो जितनी क्रिएटिविटी वाले लोग हैं वो प्रजा है, और प्रजा ही सब मानव हैं। अगर हम इस तरह से जोड़ के चलें तो कोई भेदभाव की बात ही नहीं हाँ है ना। तो बहुत ही सुंदर बात बताई आपने। इसका मतलब वो जितना भी सब कुछ फैलता है उसका अज्ञान और भ्रांतियां ये सब फैलती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी का कोई प्रपंच रहता होगा अज्ञानवश। है ना कि मेरा कोई फायदा हो जाए अपने आप को बड़ा समझने से, किसी को गिराने से, किसी को दबाने से। कोई फायदा मिल रहा हो, कोई चीज मिल रही हो तो इस तरह से कर मूर्ख अज्ञानी टाइप बिहेवियर कर लो समाज के अंदर।
जी, जी, जी। अभी आप हमारे यहाँ तो इस समय जैसा हम राजनीति में कभी भी इलेक्शंस का टाइम देखते हैं, जी। तो आप देखते हैं ना, एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, हाँ, अपनी चीज़ को ऊपर रखते हैं, उसको नीचा बताते हैं। हाँ, तो उससे क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट का एटमॉस्फेयर पैदा करके रखो, बस हाँ, कैसे भी। अगर हम वो सबको भूल जाएँ और हम सारे एक होकर ही चलें, हाँ, अपने आप को ब्रह्म का रूप मानकर ही चलें, तो शायद इस तरह का सिचुएशन कभी हो ही ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। है ना? और होपफुली ये होपफुली जो ऐसा दिन आए। हाँ जी? होपफुली ऐसा दिन आए। ऐसा दिन आए, हाँ। हाँ, इसीलिए शायद आपका ये जो पॉडकास्ट के ज़रिए समाज हाँ, को करते हैं एजुकेट करने कोशिश का मन अज्ञान है। मिटाने की, भ्रांतियाँ मिटाने की, मिट जाए देखिए। हाँ, नहीं नाम ही आपने धर्मा डायलॉग्स रखा है। हाँ। तो ये जो प्रजा शब्द की बात मैं कर रही थी, हुँ, यजुर्वेद में हमने इसके बारे में देखा कि वहां से शुरू हमें मिलता है। लेकिन अगर प्रजा शब्द की आप व्युत्पत्ति परक अर्थ देखें, हाँ, तो प्र का अर्थ होता है इंटेंस, जो अपने आप में अच्छा, गंभीर है। हाँ, जो अपने आप में गंभीर हाँ, है ना? और जा जो शब्द है उसका अर्थ है उत्पन्न करना, मतलब क्रिएटिविटी, हुँ, प्रोडक्टिविटी, हाँ, उसको बताता है। तो जिसके अंदर अच्छा, क्रिएटिव टैलेंट है, हाँ, और जो भी गंभीर क्रिएटिव टैलेंट है, ऐसे ही हाँ, नहीं ऊपर ऊपर का कुछ कर दिया, नहीं नहीं, अरे इतने इतने लैपटॉप्स बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, क्या हाँ, कोई कोई आविष्कार हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये वही कर सकता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी है। और ये नैसर्ग अच्छा, ये क्रिएटिविटी कैसी होनी चाहिए, वैसे मैंने बात बोल दी, हाँ, इस पे भी हमारा आगे चिंतन हो सकता है। ये स्वतः ज्यादातर प्रबल वही होती है जो स्वतः है, नैसर्गिक है ना? और बाकी आप इसको खैर मैं आगे रखूंगी इस बात को नहीं, ये कि वाली बात तो हमारे भारतीय लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। पूछिए कैसे? सारे माँ-बाप जो डॉक्टर होते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, चाहे वो उनकी नेचुरल प्रवृत्ति हो, चाहे ना हो। सारे इंजीनियर माँ-बाप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, चाहे उन्हें बनना हो, चाहे नहीं। सारे बिज़नेस वाले माँ-बाप अपने बच्चों को बिज़नेस कराना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है, वो एक तरीके से ठीक भी है कि आपको विरासत में थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, जानकारियाँ मिलती हैं, लोग मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, आपको एक बेस मिल जाता है, तो उसके आगे ऊपर आप उड़ लो, आपको जितना उड़ना है। लेकिन फिर भी किसी किसी बच्चे की प्रवृत्ति रुचि का संगीत बजाने में है, तो अब उसको नहीं, या स्पोर्ट्स में है, या आर्मी में जाने में है, वो अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग अगर कहीं जाएगा तो वो बहुत खुश खुश दिल इंसान होगा वो। और वो प्रवृत्ति के विपरीत चला जाएगा, कुछ और काम करेगा तो रोज रोएगा हाँ, तो वो। बेसिकली मेरा हाँ, यहाँ पर वो तो हम मॉडर्न एज में देख रहे हैं कि हम जिस तरह के परिवेश में होते हैं, अपब्रिंगिंग से हमारा मन करता है कि हम उसी, हमारा मन नहीं मतलब हमारे पेरेंट्स का मन करता है कि बच्चा यही वाली लाइन पकड़े तो हाँ, ज्यादा, शायद वो उसके लिए इजी रास्ता सोचते हैं। हाँ, इजी है भाई, हाँ, हमने ऐसे ऐसे पढ़ाई की थी, सेम हाँ, पेपर्स ये हम भी बता देगा देंगे, हम गाइड कर देंगे, हमारी जान पहचान के चार लोग हैं तो मदद हो जाएगी, तो आगे बढ़ने में आसानी रहेगी बच्चे को, तो इसलिए बताते हैं अपनी लाइन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन मेरा कहने का यहाँ मतलब था कि हम क्रिएटिव टैलेंट्स जो होते हैं ज़्यादातर नैसर्गिक रूप से बाय नेचर आपको नेचुरली जो आ रहे हैं, उसको हमें अपना वो मानना चाहिए। हाँ, अभी जैसे कोई अच्छा स्पीकर है, वो स्पीकर तभी बनता है कि अगर वो बचपन से ही आप देखिए ना, उसका इतना मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता था, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ रहे हैं, दूसरे तरह की चीजें, सुभाषित वगैरह ये सब, तो अपने आप ही नेचुरली अच्छा स्पीक, क्लास में अच्छा बोलता था। हाँ, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसकी नैसर्गिकता को और मतलब नेचुरल टैलेंट को और ज्यादा उसको मतलब बढ़ा देता है, सिखा डेवलप कर देता है। तो यहाँ से लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को समझना, तो यहाँ पर अगर हम अपने आप को शूद्र कह रहे हैं, साथ में अपने अपनी क्रिएटिविटी को भी समझना हमारा यहाँ पर वो है, अ, हाँ, धर्म खुद है ही हमारा। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। ये नहीं कि हम खुद ही भूले बैठे हैं। हाँ, तो हम ही नहीं समझ रहे हैं तो कोई दूसरा अपने हिसाब से ही चलाएगा हमें। अपने हिसाब से चलाएगा। हाँ, और इसीलिए वो जो आपने बात की थी ना, बड़े उनके ऊपर कोड़े बरसाए, ये करा, वो हाँ, इसीलिए क्योंकि हम क्या समझ रहे थे, हम तो तुच्छ हैं, हम हीन हैं, हमें तो रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, हमारे हमारा हम कोई कुछ कहते थे उनको तो उन्होंने मान लिया, हाँ हाँ फलाने ग्रंथ में लिखा था इसलिए हम इसी तरह के हैं। हम अपने आप को कोस लेते हैं, फिर कोई हमें हाँ। तंग करता है। फिर पढ़ने की कोशिश भी नहीं की जानने की कि क्या सच में ऐसा लिखा है। क्यों मना कर रहे हैं कि संस्कृत के ग्रंथ मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, पूजा में मत जाओ, मंदिर में मत बैठो कि तुम्हारी छा जैसे बहुत छोटी सी बात है।
जो झाड़ू लगाने वाली या टॉयलेट साफ करने वाली भंगन होती है, या जो व्यक्ति होता है इंडिया के अंदर आज भी, कई सारे लोग उनकी छाया ना पड़े, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर ली, छाया पड़ गई, दोबारा ना ली, पता नहीं कहाँ कहाँ का ड्रामा है। और वो जो जिनकी छाया पड़ रही है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ना पड़ जाए हमारी छाया, है ना। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पे, अब वो संस्कृत तो नहीं पढ़ लेंगे, बढ़ावा। है ना। संस्कृत नहीं पढ़ने की कोशिश करी, बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है बहुत सारे। तो जो पढ़े लिखे नहीं थे, सीधे लोग थे, मैंने देखा वो मान भी गए कि अच्छा ये तो हम्म पढ़े लिखे हैं, ये ठीक ही बता रहे होंगे, ये क्यों झूठ बोलेंगे। वो प्रपंच नहीं समझे। हाँ बिल्कुल। जैसे और कि आप ये आज हमसे देखो। भी जो 4 हाथ आगे है प्रपंच करने में, वो मुझको, आप जैसे लोगों को, मेरे को आराम से बुद्धू बना देगा कि हम्म यहाँ पे तो ऐसा लिखा है तुम्हारे बॉडी की, तुम अब मान लीजिए तो आपको और मुझको किडनी के बारे में नहीं पता है ना, कि किडनी में कितनी हम्म लाख छन्नियाँ होती हैं। कोई कह दे हमसे कि नहीं नहीं, प्रपंच की वजह से 6 लाख होती हैं, तुम्हारे पास तो 1 लाख लेकर ही पैदा हुए थे तुम, और वो भी बंद हो गई, जाओ किडनी बदलवा लो अपनी। तो हम तो यही कहेंगे, तो नहीं, होता है ना ऐसा। हमारे हम्म। पंखे में एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर, वो कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर सस्ता सा आता है मार्केट में, उसको बदलने की जगह जी इसकी मोटर खराब हो गई, बदल दो, पंखा ही बदलना पड़ेगा। तो लो, अब हम पंखा बदल पूरा, जो छोटा सा कैपेसिटर लगाए तो ठीक हो जाता, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये वाली चीज़ भी प्रोपोगेट होती है, अज्ञान ना, भ्रांति। क्योंकि सामने वाला जानता नहीं है, सामने वाले के पास उतनी उस लाइन में, उस चीज़ में समझ भी नहीं है, तो वो दूसरे की बात मान भी ले रहा है कि अच्छा लिख बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। आप करते हो, आप या मेरे जैसे लोग अपने डॉक्टर को चैलेंज कर दिखाना कहाँ लिखा है कि 1 लाख छन्नी होती है कि 3 लाख छन्नी होती है हमारी किडनी में। नहीं नहीं, कहाँ, हम तो और डर के बैठ जाते हाँ, हैं। और डर के बैठ जाते हैं। तो मैंने तो ये ना, ये वाली बात मैं क्यों कह रही हूँ कि ये जो प्रवृत्ति है, सच न की तरफ हर चीज की खोज करने हम जाएंगे नहीं, तो कुछ चीजें तो हम मान लेंगे। लेकिन जिन चीजों से बहुत बड़ी हानि होती हो, जिसमें बहुत बड़ा वो दिखाई दे रहा हो कि अरे ये तो, इस बात को तो हमें चेक करना ही चाहिए। हम डॉक्टर, ठीक है, खांसी जुकाम के लिए कौन जाता है डॉक्टर को कहने कि मुझे 2 डिस्प्रिन क्यों लिखनी है, एक ही से काम चला लेता मैं। आप कह रहे हो 2 खाओ, तो डॉक्टर का चुपचाप 2 खाओ, तो हम कहते चल ठीक है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ये कह दे जी कैंसर है, अब हम जाएंगे 4 और डॉक्टर ढूंढेंगे, सेकंड ओपिनियन लेंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे, फोर्थ ओपिनियन लेंगे। ठीक है। तो मैं ये बात क्यों कह रही हूं कि ये जो ज्ञान अज्ञान को, भ्रांति को एक्सेप्ट कर लेने की समाज में एक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का, वो प्रवृत्ति पढ़े लिखों में भी है। बस बात इतनी सी है कि वो दूसरे एरियाज में है, कि आपको और मुझे इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान नहीं है तो हम सुन लेंगे। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि जी $10,000 का अपना पूरा सिस्टम बदलवा लो, ऊपर जो हीटिंग का सिस्टम लगा है या कूलिंग का सिस्टम लगा है, वो इतने सारे पैसे खर्च करके तो मैं भी सोचूंगी नहीं, रुक जाओ, मैं 4 और इलेक्ट्रिशियन बुलाऊंगी, पहले पहले उनसे पूछूंगी कि कितना है, कि क्यों बदलना है और क्या खराबी है इसके अंदर, है ना। तो ये समाज में ये सारे लोगों को ये प्रवृत्ति बदलनी चाहिए कि कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो एक से नहीं, उस बात को 4 से कंफर्म करो। एक गलत बोलेगा, 4, 2 गलत बोलेंगे, 4, कोई तो ये बोलेगा कि नहीं ये सत्य नहीं है, है ना। हम्म। सारे ही ब्राह्मण कलुषित हो गए क्या उस टाइम पे? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो ज्ञान बचता नहीं, सत्य बचता नहीं, धर्म बचता नहीं, जो आज की डेट में बचा हुआ है। सत्य भी, धर्म भी, रक्षा हुई ना। बहुत सारे लोग, आज आप जैसे लोग अभी भी रिसर्च करके आके इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं ना, तो कहीं तो ज्ञान बचा तो पढ़ रहे हैं ना ठीक ठाक। और प्रोफेसर भी होंगे, जो आपके प्रोफेसर होंगे जिन्होंने आपको भी ट्रेन किया, आपको भी पढ़ाया, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सत्य की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, उन प्रोफेसर ने भी। बलराम सर भी वही कर रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, इसे काटना चाहिए अपने अंदर। और हर हम्म इंसान को इंडिविजुअल लेवल पे अपने अंदर सोचना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैं ब्राह्मण शूद्र वाली बात तो मेरी समझ में आ गई, इलेक्ट्रिसिटी में समझता हूँ मैं, शरीर की बीमारी में समझता हूँ मैं वो बात, या कोई चीज़ खराब हो जाए, अपने आसपास कुछ समाज में बुराई फैल रही हो, तो मैं समझती हूँ क्या उस बात को, तो मैं क्या सत्य के लिए खड़ी होंगी या जानने की कोशिश करूंगी कि सत्य कहाँ है। तो कई बार लोग ये सोचते हैं अरे हमारा क्या बिगड़ रहा है इससे, ये बहुत है। हमारा क्या बिगड़ रहा है, हमारा क्या जाता है, हम क्यों बीच में टांग अड़ाएं। नहीं, किसी दिन ये आग तुम्हारे तक भी लगेगी। समाज किसे कहते हैं? जहाँ सब लोग जुड़े हुए हों, सब लोग एक हम्म। समानता के लेवल पे हो, एक समता के लेवल पे हो, बौद्धिक रूप से, चेतना के रूप से, उसको हम समाज, एक इकाई कहते हैं। तो वो जुड़ के चलना है, बंध के चलना है, तो सभी को एक दूसरे के सत्य के लिए, खोज के लिए, मदद करने के लिए मिलजुल के रहना पड़ेगा, मिलजुल के लड़ाई करनी पड़ेगी सत्य के लिए, धर्म के लिए, और मिलजुल कर ही ढूंढना पड़ेगा। अच्छा कोई अज्ञान बता रहा है, चलो दूसरा ढूंढते, तो वो समाज भी सुदृढ़ होगा। आप ये देखिए ना, जब हमारे यहाँ इन्वेजन हुए, है ना, जी। तो उस टाइम पे
आक्रमणकारी जो भी थे, उन्होंने हमारे ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ सबसे पहले जलाने की कोशिश की। वो क्यों? क्योंकि नॉलेज जो थी उसमें थी, हाँ शायद ये चीजें ठीक हो सकती थी। हाँ पहली बात तो अब तो लैंग्वेज में ही नहीं कोई समझ रहा। हाँ उस टाइम की चलो जो लोग समझ सकते थे, पर उन्होंने वो ग्रंथ ही जला दिए। हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने भी ये बात जाना, होता क्या कि हम कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है। हाँ तो हमारा समाज जो जिस तरह से उस समय रहा होगा, जो चिंतक रहे होंगे, उन्होंने जो बातें कही होंगी, या प्राचीन ग्रंथों से भी जो चला आ रहा होगा, वो इतना गलत नहीं था जितना आज उसे बना दिया गया। हाँ कहना मैं ये चाह रही हूँ सिर्फ हाँ कि ये भी हमें सोचना चाहिए। आज तो लोग सोच लेते हैं ना कि भेड़ चाल में ये सब चल रहा है, देखो कब से चल रहा है, हमारे पे अत्याचार और कब से कोई चल रहा किताब पढ़ने की कोशिश नहीं करता, सच जानने है। की कोशिश नहीं करता कभी भी, फिर शिकार हो बिल्कुल। जाते हैं ऐसी चीजों का। हाँ जी, हाँ जी, यही तो, या तो हो यही बात। जाते हैं शिकार या बना देते हैं शिकार किसी और को, अपनी भ्रांति के नाम पर, भ्रांति के चलते। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी हैं चीजें, अभी ये तो अभी हम शूद्र पे बात करें, नहीं तो आप देखिए कि काफी सारी चीजें हमारे इसमें, खैर नारी से रिलेटेड भी एक चैप्टर है जिसपे अलग से है, अनुजा सिन्हा जी वो बात करेंगी। लेकिन वैसे मैं बात करूं ऐसी नारियों के प्रति भी जो चीजें चलती हैं समाज में, हाँ वो भी तो इसी की देन है। हाँ एक ने कुछ कह दिया कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में ऐसा होता है, तो वो सब ने ऐसे फॉलो कर लिया, या किसी ने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। जिसने ठीक करने की कोशिश किया तो उसको कह दिया कि अरे ये तो बहुत ही अपने आप को वेस्टर्न बनते हैं, ये बनते हैं वो। तो इसी तरह से अगर हम शूद्र की बात करें तो यहाँ पर अगर कहीं पर समाज में कुछ जो बात गलत हो रही थी उसको ठीक करने की, अब जैसे आज की डेट में, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये तो अब की बात है हाँ कि रामचरितमानस जलाई गई है, जलाई जा रही थी पीछे। और ये शायद प्रोफेसर सिंह ने ही बताया था हमें, कुछ समय पहले की बात है। तो वो आज के टाइम पे, हाँ ये सन 2021, 22, 23, 24 इसकी बात हो रही है, कोई 1800 1900 की बात नहीं हो रही है। जब चैट जीपीटी आ गया है उसी से पूछ लेते हैं ताड़न का शब्द अवधि में मतलब क्या है। हाँ, तो आप ये देखिए, तो इसका मतलब हाँ किसी ने वो गलत फैलाया, अब किसी ने उसको ये नहीं खोजा कि ये अवधि का शब्द है, इसका अर्थ क्या है, किस कारण से ये कहा जा रहा है, ये नहीं खोजा, अपने में लग गए। तो अब मैं यहाँ पर जो बात रख रही थी ना क्रिएटिविटी की, अब ये देखिए, अगर हम ईश्वर वाला और ब्रह्म वाला कॉन्सेप्ट याद करें, तो ब्रह्म ने कहा कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो वो क्रिएटिविटी करना चाह रहे हैं। हाँ क्रिएटिविटी किसके आधार पे करना चाह रहे हैं? एक तो उनकी इच्छा शक्ति निकली, हाँ जागृत हुई उनके अंदर, ठीक है, हाँ कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो इच्छा शक्ति पहले प्रबल होनी चाहिए, एंड सेकेंडली उनके पास वो क्रिएट करने का, वो बहुत होने का टैलेंट था, जो कि हाँ नेचुरली उनके पास था, हाँ तभी वो बहुत हो सके। हाँ अब उसके लिए भी उन्होंने कुछ किया होगा, कुछ तपस्या की होगी, जैसे कि, और कुछ क्या मतलब, क्योंकि हमारे पास तो पूरा यजुर्वेद है उसके लिए बताने के लिए, बहुत सारे हमारे पास ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि जो डिवाइन एंटिटी है उन्होंने तप किया और उसके बाद क्रिएशन हुई। वहां तप का मतलब ये नहीं है, वो एक्चुअली क्या है कि पंच महाभूतों का ही मिश्रण है एक तरह से, इस तरह से आपस में कहाँ टकराव हो रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है, कहीं वाइब्रेशन हो रही है, कहीं क्या बोलते हैं, जो हमारी बड़ी सारी थ्योरीज है ना फिजिक्स की, ऑसिलेटिंग थ्योरी या कुछ और थ्योरी वाइब्रेशंस वाली, जैसे मैंने बोला, कहीं पर जल की प्रबलता रहती है, कहीं अग्नि की रहती है, कहीं आकाश की रहती है। ये तो हमारा वेद भी कहता है, ये तो मैंने खुद भी काफी इस पे पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से मैं वहां पूरा डिटेल में ना जाके मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पूरा जो तपस्या की, उस तपस्या के बल पे सारी क्रिएशन हमें मिलती है, हाँ ठीक है। तो अब जो है, यही अगर हम बात वेद में देखें, शूद्र के पक्ष में, परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पर एक आता है हमारे पास रेफरेंस शतपथ ब्राह्मण का, तप से शूद्रम, जो तपता है वही शूद्र है, हाँ ठीक है, हो क्योंकि गया ना कोई रिलेट। कोई स्केल सीखने के लिए बहुत साल तपना पड़ेगा। आपने कितनी यस, साल जिंदगी में निकाल दिए पढ़ने में, मैंने कितने साल, आज तक भी हम पढ़ते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। लेकिन तो आप बताइए, आप अपने आप को परफेक्ट मानते हैं या मैं अपने आप को परफेक्ट मानती हूँ? हाँ नहीं,
कभी हम इस मानेंगे। पॉडकास्ट के बाद भी कहेंगे अरे वो बात रह गई, हाँ अगले में बिल्कुल, करेंगे। हाँ। या कुछ पढ़ना रह गया, हमें ज्ञान हमेशा रहेगा, कहीं कुछ ना हाँ कुछ तो जी, हाँ जी। हम हमेशा किसी न किसी चीज में अज्ञानी ही रहेंगे कि भाई सब तो चीज मतलब तो जो सबको नहीं तबका पता है। है, जो हाँ हाँ एक्चुअली स्किल्स को डेवलप करने में, स्किल्स जो उसके पास थी, चाहे नेचुरल रूप से, चाहे पेरेंट्स से इनहेरिट किया, चाहे कैसे भी किया, उसको उसे तपना पड़ेगा। हाँ। और तब तब कर वो क्या कर रहा है, उस क्रिएटिविटी को बढ़ाकर समाज का आधार बना रहा है, समाज को खड़ा कर रहा है। योगी भी तपते हैं, योगी योग करने के लिए, साधना करने के लिए तप ही तो रहे हैं। देखिए जितने आर्किटेक्ट्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, सब सोचे एक बारी, क्या वो ऐसे घर में बैठे बैठे ऐसे कंप्यूटर पे बात करते करते बस बन जाएगा वहां फ्लाईओवर, बन हाँ जाएगी बिल्डिंग, ऐसा हाँ। हो सकता है क्या? नहीं नहीं। उन्होंने वो मानसिक रूप से तपे होंगे, और फिर उन्होंने जिनको आगे स्किल्स पास ऑन की होंगी, सिखाया होगा, जो भी लेबर होगा, जो भी होगा, नहीं, सिविल हर इंजीनियर तो बाहर धूप में भी तपा होगा ब्रिज बनाने के लिए। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब, और देखिए, हाँ और वो कर क्या रहा है, वो समाज का ही तो निर्माण कर रहा है, हाँ समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। अब कई लोग समाज में भाव भाव को निर्माण कर, जैसे मैं, हम एज अ टीचर यहाँ पर जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम बच्चों के अंदर वो विचार देना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स के हाँ अंदर या ऑडियंस के अंदर, लेकिन इसको भी तपना कह रहे हैं कि हमने हाँ। पहले ये सब नॉलेज इकट्ठा किया, फिर आप तक प्रेजेंट किया, तो अगेन ये स्किल वाली बात होगी, लेकिन समाज को हम उस तरह से बना रहे हैं। लेकिन जो सिविल इंजीनियर है वो बाहर धूप में खड़े होकर बना रहे हैं, वो भी समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो ये तब से शूद्रम जो है, ये अगेन, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये फिर यजुर्वेद से आ रहे हैं, उसके शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से आ रहा है। बहुत ही सुंदर बात बताई आपने तपने के ऊपर। इसमें इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी तपने के ऊपर ही, और नीचे ले जाके इस बात को अगर हम तपने को समझने की कोशिश करें, तो पापा जो थे मेरे, तो वो सर्जन थे। तो अब सर्जन्स तो जो होते हैं वो शरीर में से कुछ भी निकालते हैं ना, काट पीट के अपना आप। हम्म, तो वो किसी किसी के शरीर में कीड़े भी होते हैं, पड़ जाते हैं। तो वो ऑपरेशन करके काट के, और स्पेशली वो ईएनटी के सर्जन थे। सोचिए हम्म, तालू के अंदर ऊपर कीड़े लग जाना, कीड़े हो जाना। एक्चुअली बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े सफेद रंग के कीड़े, वो जो बैंगन में से या सब्जी में से निकलते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े लार्वा टाइप, उतने बड़े बड़े कीड़े हो जाना शरीर में, तो निकालते हैं। तो कई बार वो बोलते थे, सर्जरी करने के बाद आते थे, बोलते थे क्या फ़र्क है मुझ में और वो जो टॉयलेट साफ कर रहा है उसमें या उसमें या किसी में भी। कहते हैं तुम लोगों को लगता है कि वो टॉयलेट वाला बेचारा कितनी बदबू झेलता है, और हम पॉटी करते हैं बदबू आती है, उसको वो बदबू कहता है। घाव में से कितनी बदबू आती है, सड़े हुए खून में से कितनी बदबू आती है, लाश में से कितनी बदबू आती है, ये एक डॉक्टर जानता है कि वो कितनी बदबू में रहता है, और कितनी बदबू झेल चुका होता है, और कितनी बार वो भूखा रहता है, क्योंकि उससे खाया ही नहीं जा रहा सर्जरी करने के बाद। सर्जरी इतनी भयानक थी, किसी को ट्यूमर हो गया, किसी को ये हो गया, किसी को पॉलिप हो गए, कहीं कुछ कैंसर हो गया, कहीं कीड़े पड़ गए, कहीं कोई अंग कुछ कुचल गया, दुचल गया। थोड़ी सी विभत्स बात है, बट मैं क्यों रख रही हूँ कि कहाँ एक डॉक्टर का स्किल, और बदबू में रहना, खून में रहना, लथपथ रहना। मेरे पापा के कई बार कपड़े ऐसे लग रहे होते थे जैसे कोई मर्डर के सीन से आए हैं, कि वो इतना सारा ब्लड उनके ऊपर भी लग जाता था, काम करते करते, पेशेंट पेशेंट को पूरा काट पीट के सिलते सिलते। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक डॉक्टर भी उस पूरे तपस से निकल रहा है। लेकिन जब आप सफेद कोट कोट पहने हुए डॉक्टर को लगते हो, देखते हो, तो आपको उसमें, और वो जो जिसको आपने अभी शूद्र बोला, जिसने जो है आपकी पॉटी साफ करी या टॉयलेट क्लीनर क्लीन जो करके गया, तब आपको उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एक्चुअल हम्म, काम करने में वो ज्यादा गंदा काम है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। दोनों दोनों डॉक्टर माँ बाप झेले हैं, देखा है मैंने उनको तो दिन रात ये करते हुए। तो मुझे लगा था जी, कि टॉयलेट तो 5 ही मिनट में साफ हो जाती है, ये ज्यादा अच्छा काम है। आदमी नहीं सिल सकते काट के और दोबारा से, इतने सही बात। घंटों लगे रहते हैं, 8-8 10-10 घंटे एक आदमी का ऑपरेशन चलता रहता है। तो देखिए कितना अच्छा है, ये आपने तपस्या से भी और हाँ स्किल से भी ये बात को जोड़ दिया, और अगेन इसमें छोटे बड़े की तो कोई बात ही नहीं। हाँ हम तो सर्जन चाहे कितना भी बदबू का काम कर रहे हो, पर हमारे लिए पूजनीय है। हाय, कितना भगवान मानते हैं हम उसको उस वक्त, है ना। चाहे वो बेचारा को ऊपर से सर से पांव तक कितना गंदा हो जाता है वो, और कितनी बदबू में रहता है। हम्म, खाना नहीं खा पाते थे पापा मेरे। कई बार कई कई रात सो नहीं पाते थे ऑपरेशंस और चीज़ों की वजह से। लगातार पोस्टमार्टम करते चले जाते थे। और आपको क्या लगता है सारी लाशें जो है वो नहलाई धुलाई आती हैं? नहीं। एक्सीडेंटल लाशें कैसी होती हैं मैंने देखी हैं। तो मतलब कैसी दशा को देखना रहना आसान बात नहीं है। मुझे तो हम्म, लगता है वो जो सीवेज में काम करते हैं और टॉयलेट में काम करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक काम डॉक्टर्स का होता है, सर्जन्स का। हम्म।
नहीं, सच्ची बात है। अब यहाँ पर आपने ऐसी बात रखी है ना कि मेरा ध्यान उधर चले गया कि ये भी अपने कर्मों की देन है। हाँ, अब यहाँ तो बिल्कुल। खैर शूद्र की बात हम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अगेन वो थोड़ा होता है ना कि हम इसी काम में क्यों आए। हाँ, वैसे तो सारे कार्य शूद्र वाले हैं। अब मैं हाँ, कहूँ टीचिंग की जॉब में तो ऐसा चलो शुक्र है कोई स्मेल का काम नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरे तरह का तपना है। हाँ, हमारे मेरे घर में जैसे अगर कोई मेरे यहाँ रूम वगैरह में आए, कई बार मैं कुछ लिख रही हूँ तो 10 किताबें फैली होती हैं। जी, पढ़ मैं लैपटॉप पे रही हूँ, हाँ, फैली 10 नहीं है। तो हाँ, कई बार कोई कहेगा अरे ये ऐसा करते हैं, उठा देते हैं, हाँ। है ना? कोई बातें उठा देते हैं, आप तो ध्यान ध्यान तो दे। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। मैं वो भी ऐसे फैले हुए करती में ही मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है। हूँ। इनफैक्ट अगर मैं शेयर करूं, अभी मैं रिसेंटली प्रोफेसर सिंह के घर गई थी हाँ, यूएस में, तो उनका भी ऐसे बहुत सारी बुक्स थी। हाँ, तो मैंने तो कहा कि सर मैं वैसे तो दूसरे काम के लिए आई हूँ, अपना प्रेजेंटेशन वगैरह था। तो मैंने कहा चलिए मेरा समय निकाल के ना एक बार आपका थोड़ा सा ठीक कर जाती हूँ। कहती नहीं नहीं, हाथ मत लगाना, मुझे पता है कहाँ पर क्या है, बिल्कुल मत छेड़ना। ये मेरे साथ तो भी है। जितनी किताबें खुली पड़ी हैं, जितने टैब्स खुले पड़े हैं, एप्लीकेशंस जितनी चल रही है कंप्यूटर में, एक भी चीज में हटा नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, इतने सारे काम एक साथ चलते हैं। इतने सारे तो अगेन, अब वो उनका स्मेल वाली बात आपने जो रखी, वो उस हाँ, तरह का तप है, ये हाँ, हमारा इस तरह का तप है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बौद्धिक तप हो रहा है हाँ, अगेन। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट में रहें तो वो ये है कि हम बात वही कर रहे हैं कि हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और वो हमारा जो तप तप कर हो रहा है, और जिससे कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ रही है, और हम शूद्र हैं इस हम्म, समाज में, हाँ। है ना? तो कई बातें हैं मेरे इसको। पापा यही बोलते थे कि डॉक्टर सबसे बड़ा शूद्र है। अच्छा, हाँ, अरे आप मुझे जरूर उनका नाम बताइएगा, मैं रखूंगी आगे के हाँ, किसी नहीं, से। वो तो बोलते थे डॉक्टर्स, और वो इसीलिए तो मैंने ये एग्जांपल है, वो हमें ऐसे ही बताते थे कि इनसे हम्म मुझ हमसे बड़ा शूद्र कौन, डॉक्टर से बड़ा शूद्र कौन। सबसे हम्म। मनुष्य की हर अंग की गंदगी, एक जगह की नहीं, और हर तरह की गंदगी जो झेलता हो, वो डॉक्टर होता है, सर्जन होता है वो। उससे बड़ा शूद्र कोई नहीं। इसलिए वो इसे सच मानते भी नहीं थे। वो तो उसमें ही रहते थे कि मतलब खून सबका एक ही जैसा है, और तुम आओगे मेरे ही पास। सच्ची बात है, सच्ची बात। नहीं, हम कई बार कभी लैब में टेस्ट कराने के लिए भी जाते हैं ना किसी हाँ। चीज के लिए, तो हमारे मन में ये आ रहा होता है अरे हम ये वाला सैंपल कैसे देंगे, हमें तो डर लग शर्म आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना? लेकिन वो डॉक्टर के रूप में अगर आप देखिए, हाँ, तो वो तो अपना तपस्या मान के, अपना स्किल मान के उसको कर रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल। है और ना? कुछ लोगों को तो सर में चक्कर आ जाता है लैब में जाकर, जहाँ पे हम्म। ब्लड दिया जाता है, क्योंकि वहां पे वो एक अजीब सी स्मेल होती है, क्लोरोफॉर्म की, ईथर की, और प्लस वो जो बार बार ब्लड लिया जा रहा होता है उसकी, तो एक स्मेल रहती है उन सब जगहों पे ना। तो कुछ लोगों को उससे भी उल्टी आती है, चक्कर आते हैं। तो जी जी सोचिए वो भी तब। जी, बिल्कुल। हाँ, तो बातें इससे रिलेटेड और भी हैं, कुछ और भी वेद के संदर्भ इसमें मैं रखना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हम इसको, आज जो आपने बात कही है, हाँ, तब से शूद्रम, इस हाँ, पे हम इसको रखें, और अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं कि किस तरह से तपस्या से अपने क्रिएटिव स्किल्स को बिल्कुल। बढ़ाकर हम अपने आप को एक अच्छा शूद्र भी बोल सकते हैं ना इसको। हाँ, सिर्फ हम हीन जो अपने मन में तुच्छ भावना लेके बैठे हैं, हाँ, मुझे तो लगता ही नहीं मैं कि कई बार अपने पिताजी के एग्जाम्पल सुनने के बाद कि कोई हीन कुछ होगा अब। इससे ज्यादा हीन कुछ होगा। नहीं, और लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी प्रोफेसर सिंह से जब इस बारे में बात हुई थी, अच्छा 10 साल पहले हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया 2015 में। तो हमारा उस प्रोजेक्ट में हमने जब सर से बात की तो मुझे लगा कि अरे पता नहीं कौन से कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, इसकी हाँ, बात हो रही है। हाँ, अच्छा, हम जो मनुस्मृति वगैरह पढ़ते हैं तो अक्सर हमें पढ़ाया जाता है, ये तो पॉलिटिकल साइंस का भी विषय है, जो सोशल साइंसेज है उसका भी विषय है, और हाँ, संस्कृत में तो है ही वर्ण आश्रम व्यवस्था, हाँ, है ना? तो उसमें जो वर्ण आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम में तो हम खुश हो जाते हैं, चलो जीवन के ही 4 पड़ाव कह रहे हैं, कुछ नहीं हाँ, कह रहे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वो तो ठीक है, वो हमारे जीवन को इन्होंने 4 भागों में बांध बांध दिया। लेकिन जब हम इसमें आते हैं वर्ण पर, फिर हम कहते हैं ओहो अच्छा अच्छा, मैं टीचर हूँ तो हाँ हाँ, मैं तो बौद्धिक कार्य कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं होऊंगा पक्का, नहीं, ऐसे दिमाग करके। दिमाग की गंदगी साफ कर रहे हैं दूसरों के। हाँ, तो अब क्या है, इस तरह से नहीं समझते कोई, हाँ, इस तरह से समझने की बात नहीं है। तो मैंने जब प्रोफेसर सिंह ने मेरे साथ ये बात रखी कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो मेरा भी यही था कहना, मैंने कहा सर वर्ण आश्रम व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, इस पे बात करेंगे हम। और
आज से 10 साल पहले मैं और छोटी रही होंगी, तो मैंने कहा सर मेरे बस का तो है नहीं, थोड़ा सा लगता है पॉलिटिकल है। हाँ पर लेकिन जब सर ने कहा अच्छा आपसे जितना होगा उतना आप सोचिए तो सही, कुछ विजन जो मैं आपको देता रहता हूँ समय समय पर देते रहेंगे, पर आप इस पर सोचिए। तो सर के साथ बात कर करके जब मैंने इसको थोड़ा सा, क्योंकि साइंटिफिक जितना है इसमें हमारे जो एक तो व्यवहारिक पक्ष मतलब प्रैक्टिकल बातें, एक्सपीरियंस बेस्ड, देन अयोध्या नगरी से रिलेटेड जो बातें हैं, अवधि से रिलेटेड या साइंटिफिक, वो सारी की सारी इसमें जो है सर के थ्रू मुझे ज्यादा पता चली। हाँ या सोसाइटी की भी आप कह सकते हैं, सोशल, जैसे अब आपसे सर्जन वाली बात पता चली, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने डॉक्टर को उस रूप में देखा ही नहीं। हाँ हमने डॉक्टर को हमेशा एक पूजनीय और हाँ व्हाइट कोट धारण करे, बड़े अच्छे से दिखे हुए वैसे ही समझे कि अपना आए कार से उतरे, 2-4 दवाइयां लिखी, वापस चले गए। हाँ नहीं है ना, हम बाकी नहीं सोच सकते। तो लेकिन जो वैदिक पक्ष है, क्योंकि वेद का मेरा अध्ययन रहा है और मैं अभी भी करती हूँ, तो वो उनसे जब मैंने इसको जोड़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि जो बातें सर समाज के परिप्रेक्ष्य में रख रहे हैं और कह रहे हैं, ये तो वेद भी यही कह रहे हैं। हाँ ये बहुत अच्छा जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं। तो आज हमने जो चर्चा किया उसमें हमने ऋग्वेद का पुरुष सूक्त लिया, हमने उपनिषद का वाक्य लिया, एको हम बहुश्यामी, है ना, ब्रह्म की जो ब्रह्म से जो समाज की सारी व्युत्पत्ति की बात कही। फिर हमने यजुर्वेद का तस्मान मानव्य प्रजा उच्यन्ते, प्रजा शब्द को वहां से लिया। फिर हमने शतपथ ब्राह्मण से ही हमने तब से शूद्रम करके लिया। तो सारा सोशलिज्म आपका इधर वेद में था, हम पढ़ ही नहीं रहे। हाँ पढ़ नहीं रहे। बस इतना ही आज मैं शायद रखना चाहूंगी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट हो गई है। और लेकिन हम आगे भी चर्चा करेंगे आपके साथ, क्योंकि इसके और भी हर शब्द के को देखने के कई दृष्टिकोण हैं, अलग अलग आयाम हैं, है ना। और कुछ तो समाजवादी लोग उसका फायदा उठाते हैं, फिर पॉलिटिशियन अलग ढंग से उठाते हैं, टीचर अलग ढंग से उठाते हैं। तो हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग आयामों पर भी बात कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन आपने आज हमें उत्पत्ति तो समझा दी अच्छे से कि देखो आया कहाँ से है ये, और इसका मतलब क्या है। और हमने एक ये भी बात करी सबसे इम्पोर्टेंट की वो प्रवृत्ति निकालनी है, पहले अपनी अपने अपने खुद का गुण को जानना है, अपने आप को कितने शक्तिशाली हो। ये अगर हनुमान को भी नहीं पता है तो संजीवली लाने जाएंगे नहीं। तो हनुमान को भी किसी ने याद दिलाया, तो जैसे आप जैसे लोग अभी याद दिला रहे हैं सबको कि देखो शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उसका असली में मतलब क्या है। तो सबको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि आप जैसे गुरु जरूर होने चाहिए दुनिया में, जिसे अज्ञान और भ्रांतियाँ दूर करने वाले। और आपकी बुक का लिंक मैं नीचे दे दूंगी। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ये एक बहुत ही छोटी सी आसान सी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, इसको जरूर मंगाइए और पढ़िए सारे लोग ध्यान से बैठ के, जिससे कि जीवन का समाज का कल्याण हो और सुधार हो। अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आदि गुरु जी ये मौका देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पुस्तक के माध्यम से लेखन जरूर है, लेकिन जब तक हम समाज में अपनी बात कह नहीं सकेंगे, हाँ तो बिल्कुल। आपने ये मौका दिया कि हम समाज में इस बात को खुल के कह सके। और पुस्तक में पुस्तकीय तरह से कहा जाता है, हाँ एक ग्रंथ में जब लिखा जाता है तो, लेकिन यहाँ पर बोलचाल की भाषा में उसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू कनेक्ट करते हुए जब हम बात करते हैं, तो वो अलग ही उसका एक ज्यादा समझ बेटर आता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस हमारे इस पुस्तक को यहाँ पर अपने धर्मा डायलॉग्स में उसको बुलाया, थैंक यू। उसके विषय में बात रखी, चर्चा रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।